और इसी बीच एक और बड़ी खबर है प्रिया, वो हम बता देते हैं। एनआईए ने मणिपुर से संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। म्यांमार के टेरर ग्रुप का मेंबर पुलिस गोदाम से हथियार लूट कर रखे हुए थे। ये बड़ी जानकारी है, बड़ी सफलता मिली है। एनआईए को मणिपुर से संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। एनआईए ने म्यांमार के टेरर ग्रुप का मेंबर था ये। पुलिस गोदाम से तमाम हथियार लूटने का भी आरोप है। ये बड़ी जानकारी है और तस्वीरें आप देखिए, सुरक्षा व्यवस्था यहां पर चाक चौबंद कर दी गई है मणिपुर से संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी होने के बाद। बिल्कुल, इसका जिक्र दरअसल अखबारों में है पलक कि इंटरनेट 4 महीने बाद जहां शुरू हुआ, साथ ही एनआईए की एक्शन का भी तमाम अखबारों में जिक्र देख पा रहे हैं। मोरेंगथंग आनंद सिंह, जिसको अरेस्ट किया गया है मणिपुर से और उसके बाद नई दिल्ली लाकर उससे एनआईए पूछताछ कर रही है कई अहम पहलुओं पर, जिसका जिक्र आपने भी किया। और मणिपुर से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। सीएम बीरेन्द्र सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। मणिपुर में इंटरनेट से पाबंदी हट गई है, जिसका जिक्र हम कर रहे थे प्रिया। अफीम की खेती करने वालों पर जारी रहेगा एक्शन, ये भी उन्होंने कहा। मणिपुर में हालात सुधर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। तो बड़ी खबर, लोगों को एक बड़ी राहत, क्योंकि इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई थी और कई महीनों से ये पाबंदी जारी थी। लेकिन अब जब हालात धीरे धीरे ट्रैक पर आ रहे हैं तो अब ये पाबंदी हटा दी गई है। मुख्यमंत्री ने खुद इस बाबत ऐलान किया और उन्होंने कहा कि अब हालात सुधर रहे हैं। मणिपुर से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट सामने आया। और इसी बीच है जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां पर आतंकियों की साजिश नाकाम हुई है। बारामूला में टीआरएफ के 2 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। हथियार और गोला बारूद भी यहां पर भारी मात्रा में बरामद हुआ है। टारगेट किलिंग करने वाले थे ये आतंकी, ये जानकारी मिली है। बारामूला में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हथियार भी बरामद हुए हैं, गोला बारूद यहां पर बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर से आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया हमारे सुरक्षा बलों ने। बारामूला में टीआरएफ के 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। हाल के दिनों में सेना ने अपना ऑपरेशन ऑल आउट और तेज कर दिया है। इन दोनों आतंकियों से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। टारगेट किलिंग करने वाले थे आतंकी। हमने देखा कि कुछ महीनों में दरअसल कश्मीरी पंडितों के खिलाफ इस तरह से आतंकियों ने करतूत की थी, लेकिन और कोई घटना ये अंजाम दे पाए उससे पहले ही टीआरएफ के इन दोनों आतंकियों को दबोच लिया है सेना ने। और राजस्थान से एक बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज जोधपुर दौरा होने वाला है। रात के 10 बजे सीएम पहुंचेंगे जोधपुर। 25 सितंबर को दरअसल जोधपुर वासियों को मुख्यमंत्री 5 सौगातें देने वाले हैं। ब्रिज, ऑडिटोरियम, वेस्ट टू वंडर पार्क का लोकार्पण सीएम यहां पर करेंगे। इसके अलावा मारवाड़ यूनिवर्सिटी का लोकार्पण करने का भी कार्यक्रम है। 25 सितंबर को शहरी ग्रामीण ओलंपिक खेल में भी सीएम शिरकत करेंगे। तो ये एक बड़ी खबर सामने आई है। और चलिए एक और अब उस खबर की हम यहाँ पर जिक्र करेंगे, जिसका जिक्र हर न्यूज़पेपर में यहाँ पर आज देखने को मिल रहा है। बात हो रही है अभद्र टिप्पणी की, फिसली हुए बोल की। आपको बता दें, दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का मामला सामने आया है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उदय भान, उनके बोल बिगड़े हुए हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी के खिलाफ उन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल किया है। एक वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है, उसमें वो अभद्र टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम मनोहर लाल के खिलाफ भी अपशब्दों का इस्तेमाल यहां पर हुआ है। हालांकि बिना नाम लिए उन्होंने यहां पर निशाना साधा है। अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल करते हुए वो नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अब लेकिन उनकी परेशानियां बढ़ते जा रही हैं और इस पर सियासत भी अब जमकर गरमाने लगी है। बिल्कुल, सवाल ये उठता है कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप एक तरफ, तो वहीं दूसरी तरफ आपको भाषा की मर्यादा का भी ख्याल रखना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जो भाषा की मर्यादा है वो तमाम नेता लांघ रहे हैं। देखिए, उदय भान ने पहले तो प्रधानमंत्री को लेकर के, मुख्यमंत्री को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन जब मामला बढ़ता गया तो उन्होंने सफाई दी। और सफाई वो ये कहते हैं कि दरअसल मेरे बयान में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसको लेकर विरोध हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने आयुष ये भी कह दिया कि दरअसल आप लोग मेरी बात को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। लेकिन जो वीडियो सामने आया वो तमाम सवालों को जन्म दे रहा था, जहां वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को लेकर गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। अभी भी अपने बयान पर वो अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि मैंने जो कहा है वो मैंने गलत नहीं कहा। अगर आपको एफआईआर भी कराना है तो आप एफआईआर करा दीजिए। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेहद खास है उदय भान, जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे, मुझे याद है। लेकिन कल जब हुड्डा से पूछा गया कि आप क्या समझते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं क्या उन्होंने कहा। तो कांग्रेस भी इस पर कोई सफाई देने के भी पक्ष में नहीं है, शायद ऐसा लग रहा है। और भास्कर में जो लिखा हुआ उसको मैं कोट करता हूं। दरअसल मेंशन किया गया है कि पीएम का नाम लिए बिना अपशब्द कहे, सीएम के लिए बोले, उन्हें पता ही नहीं घर परिवार क्या होता। कुछ और शब्दों का जिक्र है और शायद यही वजह है कि अखबार छाप नहीं पाया और हम कह नहीं पा रहे हैं।
लेकिन सोशल मीडिया पर वो टिप्पणी लगातार वायरल हो रही है। मुख्यमंत्री ने जवाब दिया है। सीएम बोले कि प्रधानमंत्री देश और मैं हरियाणा की जनता को मानता हूं परिवार। विधानसभा अध्यक्ष हरियाणा के जो हैं ज्ञानचंद गुप्ता, जो पंचकूला से विधायक हैं, उन्होंने उदय भान की गिरफ्तारी की मांग की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि उदय भान की भाषा से कांग्रेस का चरित्र दिखता है। अहम इस वजह से प्रिया क्योंकि लोकसभा चुनाव है, हरियाणा में भी है, लेकिन हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी लोकसभा की ठीक बाद होगा और यही वजह है कि इस बयान को लेकर बीजेपी कांग्रेस को लगातार घेर रही है। लेकिन अब कांग्रेस को भी समझना होगा कि उनके नेता ऐसे विवादित स्टेटमेंट देकर के सेल्फ गोल ही कर देते हैं, क्योंकि ऐसे मसलों पर बीजेपी घेरती भी है और दूसरी मर्तबा मैसेज भी सही नहीं जाता। और उन्होंने देखा है कि हाल में चुनाव से पहले जब इस तरीके का कुछ भी कहा जाता है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कांग्रेस पर, लेकिन कांग्रेस के नेता समझ नहीं रहे। रणदीप सुरजेवाला का भी आपको वो स्टेटमेंट याद होगा, श्राप वाला जो बयान था। और उससे भी बड़ी बात यह कि अब तक जो है कांग्रेस के पक्ष में माहौल सा था। रमेश बिधूड़ी ने जो टिप्पणी की थी संसद के अंदर दानिश अली पर, उसके बाद विपक्ष पूरा हमलावर था सरकार पर। लेकिन अब ये मौका ऐसा है, मुद्दा ऐसा है जहां विपक्ष के खिलाफ भी एक काउंटर अटैक का मुद्दा सरकार को और बीजेपी को मिला हुआ है। लेकिन आयुष, इसी में अब एक नया मोड़ आ चुका है। विवादित टिप्पणी को लेकर निशिकांत दुबे अब बोले हैं, जिसका भी आप जिक्र यहां पर कर रहे थे। बीजेपी का दानिश अली पर पलटवार जांच की मांग की है निशिकांत दुबे की तरफ से। घटिया बातें करके बीजेपी सांसद को भड़काया। निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को इसको लेकर पत्र लिख दिया है। आपको बता दें कि दानिश अली के अमर्यादित आचरण की भी जांच हो, ये निशिकांत दुबे की तरफ से कहा गया है। मेरे पास राष्ट्रीय सहारा है और इसमें भी इस हेडिंग का यहां पर जिक्र किया गया है कि निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष से अब जांच समिति की मांग की है कि आप जांच समिति का गठन करिए। साथ ही आपको बता दें कि बिधूड़ी के पूरे भाषण के दौरान उस दिन दानिश अली लगातार कमेंट्स कर रहे थे, कमेंट्री कर रहे थे। प्रिया, आप बताइए। बिल्कुल, और देखिए ये बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं बिगड़े बोल की, तो जहां पर एक तरफ बीजेपी की तरफ से आपको याद होगा कि सदन के भीतर रमेश बिधूड़ी ने कहा और इसको लेकर के उनकी पार्टी उनसे सवाल पूछ रही है, कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष के विवादित बोल। अब सवाल ये है कि राजनीति में आखिरकार इस तरीके से क्यों हो रहा है, क्यों भाषा की मर्यादा का ख्याल नहीं रखा जाता। आपने रमेश बिधूड़ी का जिक्र किया, निशिकांत दुबे का वो ट्वीट भी हम दिखा रहे थे और देखिए यहाँ पर भी बहुत प्रमुख तौर पर इसे लिखा गया है। बीजेपी ने कहा है कि दानिश के आचरण की भी जांच हो और ये कहा गया है, निशिकांत दुबे ये कह रहे हैं कि दरअसल उनको प्रवोक किया गया और इसी वजह से दबाव बनाने के बाद उन्होंने ये बोला। लेकिन किसी भी सूरत में रमेश बिधूड़ी के उस स्टेटमेंट को सही नहीं ठहराया जा सकता। लोकतंत्र के मंदिर में आप बैठे हुए हैं, वहां पर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपने देखा कि हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री को लेकर के, वो प्रधानमंत्री जिनको आम जनता ने चुना है, उनको लेकर अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मुख्यमंत्री वहां पर जो है मनोहर लाल, उनको लेकर के अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल यही पर उठता है आखिरकार आयुष की नेता आरोप प्रत्यारोप करते हुए भाषा की मर्यादा को बार बार हर बार लांघ क्यों जाते हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि एक स्टेटमेंट भी शायद उमर अब्दुल्ला ने दिया। उन्होंने बोला कि संसद नहीं होगी, लेकिन स्टेटमेंट और जो लहजा है वो पुराना ही है और इससे समझा जा सकता है कि भारतीय राजनीति का स्तर किस तरह दिन ब दिन गिरता जा रहा है। पक्ष हो या विपक्ष, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कहां तक जायज ठहराया जा सकता है। और खास करके वो नेता जो एक बड़े वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। रमेश बिधूड़ी सांसद हैं, लोगों ने उनको चुनकर भेजा है, दिल्ली की जनता उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव मानती है। इसके बावजूद अगर वो हल्के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो फिर कैसे आखिर जायज होगा। दानिश अली हालांकि वो ये क्लेम कर रहे हैं कि अगर उन्होंने गलत कहा है, संसद की कार्यवाही के दौरान उन्होंने कुछ भी ऐसा कहा जिससे प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी लग रही हो, तो वो सांसदी छोड़ देंगे, राजनीति छोड़ देंगे, ऐसा उन्होंने कमेंट किया। निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि मामले में जांच होनी चाहिए क्योंकि दानिश अली की तरफ से भड़काया गया था। हालांकि देखिए सियासत में ही दूसरा पक्ष भी प्रिया दिखता है। राजनाथ सिंह, जो मुझे लगता है शायद सदन के सबसे बड़े और वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, लंबे दौर की राजनीति उन्होंने दशकों की देखी है। उन्होंने सदन के अंदर इस बात को लेकर खेद जाहिर किया कि अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल रमेश बिधूड़ी ने किया है तो वो अपनी तरफ से माफी मांगते हैं। ये बड़प्पन होता है सियासत में और ये पक्ष विपक्ष से ऊपर है। बाकी लोगों को भी इसे सीखना चाहिए। बिल्कुल, बाकी लोगों को भी इसे सीखना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि इन सब शब्दों के इस्तेमाल की इजाज़त तो कतई नहीं दी जा सकती, चाहे वो सदन के भीतर हो या फिर बाहर। जिस तरीके से एक तरफ रमेश बिधूड़ी ने कहा, उनकी आलोचना हो रही है, बीजेपी खुद सवाल उठा रही है, दूसरी तरफ हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं पलक। बिल्कुल प्रिया, आगे बढ़ेंगे। अगली खबर राजस्थान से हम बताएंगे, जहां पर वसुंधरा राजे ने बोला है कि राजस्थान से कहीं नहीं जाऊंगी, आपकी सेवा करूंगी, आपके साथ रहूंगी। मैं जाति नहीं मानती, जाति केवल महिला होती है या फिर पुरुष है, मैं कोई भी जाति नहीं मानती। जिस तरीके से
अब चुनाव लगातार बहुत करीब आ रहे हैं, दौरे ऐसे में लगातार हो रहे हैं। पीएम मोदी भी अब राजस्थान जाने वाले हैं। इसी बीच अब वसुंधरा राजे का ये स्टेटमेंट सामने आया कि मैं राजस्थान से कहीं नहीं जाऊंगी, आपकी सेवा करूंगी, आपके साथ रहूंगी। मैं किसी जाति में विश्वास नहीं रखती, मैं सिर्फ जाति मानती हूं महिला और पुरुष। और देखिए हमारे सहयोगी न्यूज़ पेपर ने फर्स्ट इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से एक तस्वीर भी यहाँ पर लगाई है और इसमें पेज नंबर 9 में यहाँ पर वो तस्वीर है और यहाँ पर लिखा है कि राज्य फैसिलिटेटेड फॉर वुमेन्स बिल। दरअसल वो यहाँ पर पहुंची थी और उनका आभार भी जाहिर किया गया। इस दौरान जब उन्होंने महिलाओं से बात की और उन्होंने ये कहा कि मैं राजस्थान से कहीं नहीं जाऊंगी, आपके बीच रहूंगी, और साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री को भी शुक्रिया अदा किया ये वुमेन रिजर्वेशन बिल के लिए। आयुष बिल्कुल, और भास्कर में भी उसी तस्वीर का जिक्र है जहां महिलाएं उनका सम्मान कर रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए आरक्षण का जो प्रावधान किया उसको लेकर उनकी तारीफ हो रही है। आगे बढ़ेंगे। एक साल में 6 राज्यों में 70,000 करोड़ से महिला वंदन। दरअसल 33% आरक्षण से पहले राज्यों में महिला केंद्रित योजनाएं हैं। राजस्थान में 1.3 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन 1200 करोड़ की राशि खर्च करके दी गई। मध्य प्रदेश की बात करें, लाडली बहना योजना समेत उज्ज्वला योजना में इन दोनों योजनाओं को मिलाकर लगभग 20,000 करोड़, स्पेसिफिक अगर बात करें 19,650 करोड़ रुपए खर्च हुए। प्रिया बिल्कुल, और देखिए साउदर्न स्टेट भी इसमें पीछे नहीं है। तमिलनाडु की बात करें तो 1,63,00,000 महिलाओं को हर महीने 1,000, इसके अलावा 7,698 करोड़ की राशि भी। और इसके साथ ही साथ अगर हम तेलंगाना की बात करें तो गर्भवती के लिए पोषक किट योजना 1,176 करोड़ रुपए। ये अहम इसलिए भी है क्योंकि अब वुमेन सेंट्रिक फैसले लिए जा रहे हैं और वो योजनाओं की झलक हमें पूरे देश में देखने को मिलती है, अलग अलग राज्यों में देखने को मिलती है। पलक वहीं प्रिया अगर बात कर्नाटक की करें तो 1.28 करोड़ महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए और इसमें राशि करीब 35,600 करोड़ रुपए खर्च। राजस्थान की बात करें तो 1.3 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन, 3 साल का डेटा इसमें फ्री होगा और इसमें कुल बजट है 1200 करोड़ का। मध्य प्रदेश की बात करें तो हाल ही में आपने देखा होगा लाडली बहना योजना का शुभारंभ हुआ, उज्ज्वला योजना वहां पर चल रही है और इसका बजट है 19,650 करोड़, जिसका आयुष यहां पर जिक्र कर रहे थे। तमिलनाडु का जिक्र भी आपने किया। तो कुल मिलाकर महिलाओं के लिए भी कितनी सारी जो योजनाएं हैं वो आपको हम लगातार बता रहे हैं। तेलंगाना का भी आपने जिक्र किया, वो यहाँ पर हमने बताया। कर्नाटक का जिक्र भी हमने किया। हालांकि कल जब प्रधानमंत्री मोदी काशी में पहुंचे हुए तो उन्होंने भी कुछ खास बातें यहाँ पर कही हैं, जिसका जिक्र राष्ट्रीय सहारा में भी किया गया है। महिलाओं से सभी डरे, कल ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से वाराणसी में कहा गया और महिला आरक्षण को लेकर जमकर निशाना भी यहाँ पर पीएम मोदी ने साधा। कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। विरोध करने वालों को नारी शक्ति के आगे झुकना पड़ा, कल ये पीएम मोदी ने काशी से बोला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम कार्यक्रम में 5,000 कल महिलाओं को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं से हर कोई डरा हुआ है, कुछ लोगों को वंदन शब्द से दिक्कत हो रही है, ये भी पीएम मोदी ने कहा। उन्होंने कहा कि एक शिव शक्ति का स्थान चंद्रमा पर और दूसरा काशी में। तो पीएम मोदी ने कल ये तमाम बड़ी बातें कही। चलिए आगे बढ़ेंगे। अहम जानकारी दरअसल दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव से जुड़ी हुई है, जिसको जगह दी गई है हर अखबार में। डूसू में एबीवीपी ने 3 सीटें जीती। भास्कर की तरफ से पहली हेडलाइन ही दरअसल ये है। तुषार अध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष एनएसयूआई जो कि कांग्रेस का अनुषांगिक संगठन है, छात्र संगठन है, उसको 1 सीटें और बाकी जो 3 सीटें हैं वो दरअसल बीजेपी के सहयोगी संगठन एबीवीपी ने जीती हैं। किससे कितने वोट मिले हैं इसको भी मेंशन किया गया है। जो तुषार ढेड़ा अध्यक्ष बने हैं उनको लगभग 23,470 वोट मिले। हितेश गुलिया कांग्रेस से एनएसयूआई से थे, 20,435 वोट मिले हैं। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने भी बधाई दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, इसको लेकर शुभकामनाएं दी, इसका मेंशन भी किया गया है। और जेपी नड्डा ने जो ट्वीट किया उसका जिक्र दरअसल भास्कर में है कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों से प्रेरित होकर एबीवीपी ने युवाओं के दिलों में राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा की लौ जलाई है। मैं एबीवीपी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर ट्वीट किया है। आयुष, वो ट्वीट मेरे पास है, अमित शाह का ये ट्वीट है। एबीवीपी की प्रचंड जीत राष्ट्रहित को सर्वप्रथम मानने वाली विचारधारा में युवा पीढ़ी में विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने लिखा, विश्वास है परिषद के कार्यकर्ता युवाओं में स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए निरंतर संकल्पित भाव से कार्य करते रहेंगे। अमित शाह की तरफ से ये ट्वीट किया गया। अगर बात करें 2019 की तो 2019 के बाद हुए चुनाव में पहली बार इसके दूसरे के ये चुनाव हुए हैं। 2020 और 21 में कोरोना के कारण
और 2022 में शैक्षणिक कैलेंडर में बदलाव के कारण चुनाव नहीं हुए थे। तो कुल मिलाकर 2019 के बाद अब ये चुनाव हुए हैं और ये बड़ी जानकारी है प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी पोस्ट पर। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, सोर्सेज के हवाले से बड़ी खबर है। एनआईए ने भगोड़े खालिस्तानियों की लिस्ट अब तैयार कर ली है। सोर्सेज के हवाले से ये बड़ी जानकारी है। विदेशों में छिपे खालिस्तानियों की लिस्ट अब तैयार हो चुकी है। 19 भगोड़े आतंकियों की संपत्ति जब्त होगी। अमेरिका, कनाडा, यूके से ऑपरेट कर रहे ये खालिस्तानी जिनकी अब लिस्ट तैयार हो चुकी है। और कल ही हमने देखा था कि आतंकी पन्नों की प्रॉपर्टी को जब्त किया गया और इस पूरे मामले में लगातार कार्रवाई। और इस बीच खबर ये है कि एनआईए ने लिस्ट बकायदा यहाँ पर तैयार की और आने वाले वक्त में हमें उन पर भी एक्शंस देखने को मिलेगा। क्या कुछ तस्वीर सामने आएगी, भारत 24 की नज़र लगातार बनी हुई